हेलो नमस्कार सभी को। मंत्रा टॉप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए मंत्रा टॉप क्लासेस की तरफ से एक नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और इस नए एपिसोड का नाम है स्टोरी ऑफ द डे। स्टोरी ऑफ द डे प्रोग्राम को कोई भी आम इंसान देख सकता है, कोई भी छात्र वर्ग का देख सकता है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा और उम्मीद करते हैं ये कंटेंट आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टोरी ऑफ द डे, जिसमें कहानी आज ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिसमें हम देखेंगे कि 25 से 35 मेंबर काम करने वाले जिस कंपनी के अंदर सिर्फ 25 से 35 की संख्या में थे, उसने किस प्रकार से अपने भारत एवं दक्षिण एशिया के कई देशों पर साम्राज्य को स्थापित कर लिया। आखिर क्या थी उनकी पॉलिटिक्स और क्या थी उनकी पॉलिसीज़ और किस प्रकार से उस कंपनी की नींव पड़ी थी और किस प्रकार से उसकी जो स्थापना हुई थी। तो उस इतिहास को पलटते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको पीछे इतिहास में। कहानी उस समय की होती है, 1600 ईस्वी की बात होती है। एक रॉयल चार्टर एक्ट होता है जिसके तहत दो व्यापारी होते हैं, जॉन बाट्स और जॉर्ज वाइट। ये दो व्यापारी होते हैं जो रॉयल चार्टर एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ के पास में जाते हैं और कंपनी खोलने का प्रस्ताव देते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी और व्यापार के लिए उन्हें अन्य देश चाहिए थे। तो रॉयल चार्टर एक्ट के द्वारा महारानी एलिजाबेथ 15 वर्षों के लिए कंपनी को एकाधिकार प्रदान कर देती हैं और वो कंपनी के तहत यानी जब स्थापना हो जाती है 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। उसके बाद में कंपनी वहाँ पे अपने काम को करती है और अपनी पॉलिसीज़ बनाती है और 1608 ईस्वी में एक जहाज़ को रवाना किया जाता है जिसके कैप्टन हाकिन्स होते हैं और हाकिन्स जहांगीर के दरबार में आते हैं। 1608 से लेकर के 1611 ईस्वी तक वो हाकिन्स जहांगीर के दरबार में रुकते हैं, जहाँ पर 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में स्टेबल कर देते हैं, लेकिन व्यापार करने की अनुमति नहीं मिल पाती है। जिसके बाद में जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर से आते हैं और जहांगीर के दरबार में जब मिलते हैं वो, तो जहांगीर अपना जन्मदिन मनाता होता है और जहांगीर के जन्मदिन की खुशी में वो अपनी पॉलिसीज़ के साथ में उनको रिझाने में कामयाब हो जाता है और व्यापार करने की अनुमति ले लेता है। धीरे धीरे देखते देखते ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पॉलिसीज़ के साथ में इतना ज़्यादा अधिकार देती चली गई, इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ को बढ़ाती चली गई। उसने किस प्रकार से अपने व्यापार से उसने राज शासन में तब्दील कर लिया अपने आप को। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जब आता है जब कंपनी ने अपने व्यापार को शुरू किया। 1626 में एक चार्टर एक्ट आता है और जिस एक्ट के तहत उसमें कंपनी को दीवानी एवं फौजदारी का कानून जो होते हैं जेम्स प्रथम प्रदान कर देते हैं। धीरे धीरे कंपनी ने अपनी जड़ों को मजबूत करना शुरू कर दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना ज़्यादा वर्चस्व हो चला था कि लोग उठते थे तो चाय भी पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कपड़े भी पहनते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पहनते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो फैक्ट हम बताते हैं आपको, वो सबसे बड़े फैक्ट ये हैं, उस समय की शाही कंपनी आज की कंपनियों की अगर बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इस प्रकार की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की श्रेणी में उनसे भी कई गुना आगे थी। एक राजशाही कंपनी थी, इसमें लोगों को नौकरी पाने के लिए कई ज़्यादा बड़ी सिफारिश लगानी पड़ती थी और एक मोटी रकम देनी पड़ती थी। आज के अगर देखें उसमें कई लेख में मिलता है हमें, उस लेख में हमने देखा है कि 33 लाख, आज की इंडियन करेंसी अगर देखते हैं 33 लाख रुपए की सिफारिश करनी पड़ती थी। एक जो जिसको बोलते हैं गारंटी मनी, वो देना पड़ता था, तब कहीं जाकर के उस कंपनी में नौकरी मिलती थी। और उसके लिए भी 5 साल तक आपको बिना तनख्वाह के काम करना पड़ता था। लेकिन यह 1778 में इसकी जो लिमिट होती है यानी कि टाइम पीरियड होता है, उसको घटा करके 3 वर्ष किया जाता है। और यह कंपनी देखते देखते इतनी ज़्यादा विस्तार लेती चली गई, अपने राज्यों को बढ़ाती चली गई। इंटरेस्टिंग मोड़ जब आता है जब 1757 में, जिस समय 1707 यानी मुग़लों का शासन चल रहा होता है, औरंगजेब के बाद में मुग़ल शासन की नींव कमज़ोर पड़ जाती है और धीरे धीरे कंपनी अपना वर्चस्व बढ़ाती चली जाती है। जब मोड़ आता है, एक रोचक मोड़ होता है 1757 में, जब एक प्लासी का युद्ध होता है नादिया ज़िले में। उस प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व करता है, जिसमें वो सिराजुद्दौला को हराता है। ठीक उसके बाद में 1764 में 3 राजाओं को फिर से हराते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। अगर हम देखते हैं तो फिर एक शुजाउद्दौला होता है, शाह आलम द्वितीय होता है और मीर कासिम होता है। ये तीनों मिलकर के जब हार जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये सारे क्षेत्र यानी एक अवध का भी पूरा समूचा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला जाता है। और फिर कंपनी अपने हाथों को और बढ़ा देती है, यानी कंपनी फिर अपने व्यापार वर्ग को अच्छे से विस्तार कर लेती है और उन पे कई सारे एक्ट लाती है। उसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाती है। तो कंपनी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है
और समय दर समय अपने एक्ट्स को लाती है, जिनके तहत अपनी शक्ति को और ज़्यादा मजबूत बना लेती है। देखते ही देखते हर चीज़ का हम लोगों को पता है एक बुरा दौर आता है, और उसी बुरे दौर से 1857 में कंपनी का वास्ता होता है, जब मेरठ में बैरकपुर से एक क्रांति होती है। कई भारत के क्षेत्रों से क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति मेरठ, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जब वो क्रांति होती है, उस क्रांति से उस कंपनी का बुरा दौर शुरू हो जाता है, और उस बुरे दौर से निकल नहीं पाती है। फिर कंपनी 1874 में ठीक इस कंपनी को बंद करना पड़ता है। लेकिन कुछ भी हो, इस कंपनी ने भारत पर अपना संपूर्ण राज्य स्थापित किया। एक शाही तरीके से ये कंपनी रही, और भारत के संविधान के विकास में सबसे बड़ा जो रोल माना जाता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का माना जाता है, क्योंकि जो संविधान का विकास है वो हमें दो भागों में ही मिलता है। एक तो 1600 से लेकर के 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन देखने को मिलता है, और जो दूसरा हम देखते हैं वो 1858 के बाद से, यानी 1858 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चली जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व खत्म हो जाता है और ईस्ट इंडिया बंद करनी पड़ती है। उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के पास में चली जाती है, और धीरे धीरे भारतीय संविधान में बहुत बड़ा रोल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इन्हीं सब ख्यातियों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में बंद करना पड़ा था। एक महान कंपनी, एक बड़ी कंपनी, जिसको भारतीय संविधान के कड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक के साथ में, एक नई स्टोरी के साथ में। उम्मीद करते हैं आपको यह कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।